तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा फास्टनर चैप्टर है उसकी क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जो हमारे अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत जो हमारा बोल्ट आता है तो वो हमने बोल्ट व बोल्ट के प्रकार व फाउंडेशन बोल्ट को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो फास्टनर चैप्टर है उसके जो अस्थाई फास्टनर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अस्थाई फास्टनर हम पढ़ रहे थे, तो अस्थाई फास्टनर में हमने बोल्ट पढ़ लिया था। अब दूसरा हमारा अस्थाई फास्टनर कौन सा आ जाता है? हमारा स्टड। अब स्टड क्या होता है तो देखिए फ्रेंड्स, बोला है यह बोल्ट के समान ही होता है, परंतु इसके सिरे पर हेड नहीं होता है और दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती हैं और बीच का भाग प्लेन या वर्गाकार होता है। तो फ्रेंड, स्टड भी आपने जरूर से देखा होगा, जिसमें क्या रहता है, हमारा हेड नहीं रहता है और दोनों सिरों पर चूड़ियां वगैरह बनी होती है, तो हम दोनों तरफ से इसमें बोल्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो बोल रहा है यह बोल्ट के समान ही होता है, परंतु इसके सिरे पर हेड नहीं होता है और दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती है और बीच का भाग प्लेन या वर्गाकार होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां दो पार्ट्स के साथ तीसरे पार्ट्स को जोड़ना होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर दो पार्ट्स के साथ तीसरे पार्ट को जोड़ना होता है, क्योंकि इसमें जोड़े जाने वाले पुर्जे को आवश्यकता पड़ने पर केवल नट को खोलकर अलग कर दिया जाता है। स्टड को खोलने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक पार्ट जुड़े होते हैं तो अगर हमें किसी एक पार्ट को खोलना है तो हम उसको आसानी से खोल सकते हैं, स्टड को खोलने की आवश्यकता नहीं होती। स्टड प्राय माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। स्टड किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के बने होते हैं। स्टड के प्रकार देख लेते हैं। तो स्टड दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है प्लेन स्टड। तो इस प्लेन स्टड को हम देख लेते हैं। बोल रहा है यह स्टड गोलाकार की धातु की रॉड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? गोलाकार की धातु की रॉड से बनाया जाता है। कौन सा? प्लेन स्टड। जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती हैं, जबकि बीच का भाग प्लेन होता है। इसका प्रयोग प्राय सभी साधन कार्यों के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? सभी साधन कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ स्टड के बीच का भाग वर्गाकार होता है। क्या रहता है? कुछ स्टड के जो बीच का भाग रहता है वर्गाकार होता है, इसलिए इसे वर्गाकार सुराख में फिट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्लेन स्टड का डायग्राम है, ये हमारे वर्गाकार स्टड का है। तो इसमें क्या रहता है, दोनों तरफ ये चूड़ियां कटी होती हैं। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये हमारी चूड़ियों को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती है, तो दोनों तरफ हम इस पर बोल्ट फंस लगा सकते हैं या दो से अधिक पार्टों को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा प्लेन स्टड है, ये हमारा वर्गाकार स्टड है। तो फिर स्टड का हमने पहला स्टड देख लिया, प्लेन स्टड। अब सेकंड आ जाता है हमारा शोल्डर स्टड। बोल रहा है यह प्लेन स्टड की तरह ही होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसकी बॉडी में कॉलर बनी होती है, जिससे इसे कॉलर स्टड भी कहते हैं। तो इसकी बॉडी में क्या रहता है? कॉलर बनी होती है, जिससे इसे कॉलर स्टड भी कहते हैं। इसके भी दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं। इसके भी क्या रहता है? दोनों सिरों पर चूड़ियां वगैरह बनी होती हैं। कॉलर या शोल्डर होने से यह पार्टों के साथ सही बैठ जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें ही आप देख सकते हैं ये कॉलर बनी है। तो कॉलर या शोल्डर होने से ये क्या रहता है? ये पार्टों के साथ सही बैठ जाता है। इसके भी क्या रहता है? दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती हैं। मतलब यहाँ पर भी चूड़ियां बनी होती हैं और हमारी यहाँ पर भी चूड़ियां बनी होती हैं। तो ये हमारा कॉलर स्टड है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्टड, कॉलर स्टड तक हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया है। अब फ्रेंड्स, थर्ड आ जाता है हमारा नट। फ्रेंड्स, हमने क्लास 1 में क्या पढ़ लिया था? बोल्ट पढ़ लिए थे, बोल्ट के प्रकार पढ़ लिए थे। अब क्लास 2 में हमने स्टड पढ़ लिया। अब आ जाता है हमारा नट, ढिबरी। ये भी क्या है? हमारा अस्थाई फास्टनर है। क्या बोल रहा है? नट धातु का बना होता है। किसका बना होता है? धातु का बना होता है, जिसके बीच में चूड़ीदार सुराख होता है। जिसके बीच में क्या रहता है? चूड़ीदार सुराख होता है। मतलब नट धातु का बना होता है। नट फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा ही होगा, धातु का बना होता है, जिसके बीच में क्या रहता है? चूड़ीदार सुराख बना होता है, मतलब जिसमें बीच में चूड़ियां कटी होती हैं। इसका प्रयोग बोल्ट या स्टड पर चढ़ाकर, बोल्ट पर भी चढ़ा सकते हैं, स्टड पर भी चढ़ाकर एक या एक से अधिक भागों या पार्टों को जोड़ने के लिए करते हैं। किसका? नट का यूज। नट मुक्ता माइल्ड स्टील के बनाए हो जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नट माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो बनावट के अनुसार नट के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा हेक्सागोनल नट। अब बनावट के अनुसार नट के प्रकार रहेंगे तो फ्रेंड, उसमें पहला आ जाता है हमारा हेक्सागोनल नट। क्या बोल रहा है? यह 6 पहल वाला नट है। कैसा है? 6 पहल मतलब 6 फलक, अर्थात षष्ठभुजाकार होता है। इसके किनारे कितने? 30 डिग्री पर चैम्फर किए होते हैं। इसके किनारे कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर चैम्फर किए हुए होते हैं। इसका प्रयोग साधारणतः सबसे अधिक किया जाता है। जो हमारा हेक्सागोनल, जिस तरह हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, उसी प्रकार हेक्सागोनल नट का प्रयोग भी सबसे अधिक किया जाता है। इसे खोलने व कसने के लिए स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। इसे खोलने व कसने के लिए किसका यूज करेंगे? स्पिनर का यूज करेंगे। इसकी मोटाई, थिकनेस, व्यास डायामीटर के बराबर रखी जाती है। मतलब क्या बोला? इसकी मोटाई व्यास के बराबर रखी जाती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर इसकी मोटाई 6 mm है तो इसका जो व्यास रहेगा वो भी 6 mm ही रहेगा। मतलब मोटाई बराबर व्यास,
मतलब नट का व्यास हो जाएगा डी। एक पहल से दूसरे पहल की बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, 1.5d प्लस 3। चैम्फर का कोण रहता है 30 डिग्री। चैम्फर का रेडियस रहता है 0.13d। नट की मोटाई बराबर क्या रहती है, मोटाई बराबर डायमीटर, जो उसकी मोटाई रहेगी वही उसका डायमीटर रहेगा। तो एक पैल से दूसरे पैल की बीच की दूरी आपको याद रखना है 1.5d प्लस 3 रहता है, नट का व्यास d रहता है। तो फ्रेंड्स अब आपको डायग्राम दिखा देते हैं। तो ये हमारे हेक्सागोनल बोल्ट को, सॉरी हेक्सागोनल नट को दर्शा रहा है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें हमारा हेक्सागोनल नट बनाकर दिखाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नट के आ जाता है हमारा स्क्वायर नट। जिस तरह स्क्वायर बोल्ट होता है उसी प्रकार स्क्वायर नट भी होता है। क्या बोल रहा है, यह चार फलकों वाला अर्थात वर्गाकार बना होता है। कैसा रहता है, चार फलकों वाला है और कैसा बना होता है, वर्गाकार बना होता है। हेक्सागोनल नट के बाद इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। हेक्सागोनल नट के बाद सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं, स्क्वायर नट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी सभी कोने चैम्फर किए होते हैं। इसमें क्या रहता है, सभी कोने चैम्फर किए होते हैं। इसके चैम्फर का कोण 30 डिग्री होता है। कितना होता है, चैम्फर का कोण 30 डिग्री होता है। इसमें भी नट की मोटाई टी बराबर डी होती है। इसमें भी जो नट की मोटाई रहती है मतलब थिकनेस बराबर डायामीटर। वर्गाकार भुजा या साइड एक सही 1/2 प्लस 1/8। इसका प्रयोग कोच वेल्डिंग में अधिक किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोच वेल्डिंग में सबसे अधिक किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा स्क्वायर नट का यूज करते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे स्क्वायर नट को दर्शा रहा है। सेकंड डायग्राम हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे स्क्वायर नट को दर्शा रहा है। तो ये दोनों हमारे स्क्वायर नट का डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है फ्लैंज नट। अब फ्लैंज नट क्या रहता है, तो फ्लैंज नट बोल रहा है यदि हेक्सागोनल नट के नीचे कॉलर लगा हो तो वह फ्लैंज नट कहलाता है। यदि हेक्सागोनल नट के नीचे क्या रहता है फ्रेंड्स, कॉलर वगैरह लगा दी जाए तो वो हमारा फ्लैंज नट कहलाता है। इस नट को प्रयोग करने से बाइसर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर फ्लैंज नट का हम यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे बाइसर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किया जाता है। बड़े साइज के सुराखों में नट लगाने के लिए किस नट का यूज करेंगे, फ्लैंज नट का यूज करेंगे। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे फ्लैंज नट को दर्शा रहा है। तो ये हमारा हेक्सागोनल नट है, इसके नीचे हमने ये कॉलर लगा दिया है, तो ये हमारा फ्लैंज नट हो गया है। साइज की बात कर लेते हैं तो यह नट M8 से M36 तक मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं, M8 से M36 तक मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थर्ड वाला हम हो गया हमारा कौन सा डायग्राम, फ्लैंज नट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा कैप नट। अब कैप नट क्या रहता है, बोल रहा है यह भी एक हेक्सागोनल नट है। कैप नट भी क्या है, हमारा हेक्सागोनल नट है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसकी ऊपरी सतह में एक टोपी बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह जो रहती है उस पर क्या रहता है, टोपी बनी होती है। इसके टोपी बने होने के कारण बोल्ट ढका रहता है, जिसके कारण बोल्ट को जंग नहीं लगता है और प्रेशर वाली जगह पर लीकेज वगैरह नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्या रहता है फ्रेंड्स, कैप वगैरह लगा दी जाती है और जब हम इसको कस देते हैं तो क्या रहता है, बोल्ट हमारा ढका रहता है, जिसके कारण बोल्ट को जंग वगैरह नहीं लगती और प्रेशर वाली जगह पर क्या रहता है, लीकेज वगैरह नहीं होता है। तो वहां पर किस नट का यूज करेंगे, कैप नट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवाज आता है डोम नट। अब डोम नट क्या रहता है, यह कैप नट की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसका जो हेड रहता है गुम्बद। अब गुम्बद आपने देखी होगी, डोम की तरह होती है गुम्बद। यह नट बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है। तो ये हमारे कौन से नट को दर्शा रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे दर्शा रहा है गुम्बद नट को। मतलब ये हमारा कौन सा नट है फ्रेंड, डोम नट। तो ये हमारे डोम नट को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या रहता है, गुम्बद जैसी ये बनाई गई है इसकी सतह, जिससे क्या रहता है, हमारा बोल्ट वगैरह नट बोल्ट की चूड़ियों को खराब होने से बचाता है। यह नट M6 से M24 तक मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं, M6 से M24 तक हमारे डोम नट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा रिंग नट। अब रिंग नट क्या होता है, बोल रहा है यह नट गोलाकार होता है लेकिन इसकी बाहरी सतह पर स्लॉट कटे होते हैं। नट तो गोलाकार रहता है लेकिन जो बाहरी सतह रहती है उस पर क्या रहता है, सी स्लॉट कटे होते हैं, सॉरी स्लॉट कटे होते हैं, जिसमें सी स्पेनर या हुक स्पेनर फिट करके इन्हें घुमाया जाता है। कौन सा स्पेनर, सी स्पेनर या हुक स्पेनर का यूज कौन से नट में करते हैं, रिंग नट में। नट को लॉक करने के लिए जोड़े में प्रयोग होता है। नट को लॉक करने के लिए किस में प्रयोग होता है, ये जोड़े में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड जो हमारा रिंग नट रहता है ये हमारा कौन सा, जोड़े में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग मतलब इसको खोलने व कसने के लिए किसका यूज करते हैं, सी स्पिनर हुक स्पिनर फिट करके इसे घुमाया वगैरह जा सकता है। अब आ जाता है हमारा नल्ड नट। अब नल्ड नट क्या रहता है, यह भी है गोलाकार होता है लेकिन इसकी बाहरी सतह पर नलिंग की होती है। मतलब यह नट भी गोलाकार होता है लेकिन इसकी जो बाहरी सतह रहती है उस पर क्या रहता है, हम नलिंग वगैरह कर देते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर मापने वाले औजारों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मापने वाले औजार, जैसे हमारा वर्नियर कैलीपर हो गया, तो उनमें वहां पर इनका यूज किया जाता है। इसे हाथ से ही खोला या कसा जाता है। जो नल्ड नट रहता है उसको क्या करते हैं, हम हाथ से ही खोल वगैरह सकते हैं। तो वहां पर किसको, ये हमारा कौन सा नट को दर्शा रहा है, ये हमारे
नल्ड नट को दर्शा रहा है, मतलब इस पर नलिंग वगैरह रहती है। अब नलिंग रहती है तो ग्रीपिंग पावर अच्छी हो जाती है। अब ग्रीपिंग पावर अच्छी रहेगी तो हम इसको हाथ से ही खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है थंब नट। अब थंब नट क्या रहता है? यह नट भी नल्ड नट से मिलती जुलती शक्ल का ही होता है। नल्ड नट की तरह इसकी पर्दी पर भी नलिंग की होती है, मतलब जो थंब नट रहता है इस पर भी नलिंग वगैरह की होती है। तथा हेड गुंबदनुमा गोल होता है। जो हेड रहता है कैसा रहता है? गुंबदनुमा गोल होता है। इसका प्रयोग अधिकतर मापी यंत्रों में किया जाता है, जैसे कॉम्बिनेशन सेट में ब्लेड को कसने के लिए। जैसे कॉम्बिनेशन सेट में हम जो ब्लेड को कसने के लिए जिस नट का यूज करते हैं, तो वो हमारे थंब नट को दर्शा रहा है। इसको अंगूठे वगैरह से ही हम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब आ जाता है बिंग नट। बिंग नट तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा। इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। इसकी पर्दी पर दो पंखुड़ियां बनी होती हैं, जिसके कारण इसे बिंग नट कहते हैं। इन पंखुड़ियों के कारण इसे आसानी से खोला व कसा जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट को बार बार खोलना व कसना होता है, जैसे हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बिंग नट आपने देखा होगा, जब हम हेक्सा फ्रेम को कसते हैं या खोलते हैं तो वहां पर क्या कौन सा नट लगा रहता है? हमारा बिंग नट्स, जिसको हम आसानी से खोल सकते हैं और आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे बिंग नट्स को दर्शा रहा है। अब आ जाता है कैपिस्टन नट। अब कैपिस्टन नट क्या रहता है? बोल रहा है यह गोल सिलेंड्रिकल नट होता है। कैसा रहता है कैपिस्टन नट? गोल सिलेंड्रिकल नट होता है। इसकी बाहरी पर्दी या फेस पर 3/16 इंच व्यास के ड्रिल होल किए होते हैं। कितने व्यास के? 3/16 इंच व्यास के ड्रिल होल किए होते हैं। इन्हें टॉमी बार या पिनफेस स्पिनर से खोला हुआ कसा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कैपिस्टन नट रहते हैं उन्हें टॉमी बार या पिनफेस स्पिनर से ही हम खोल सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये हमारे कौन से डायग्राम को दर्शा रहा है? ये हमारे कैपिस्टन नट के डायग्राम को दर्शा रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या रहता है? 3/16 इंच के बास के ड्रिल होल किए होते हैं, और इसे टॉमी वार या पिनफेस स्पेयर से खोला हुआ कसा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कौन से दर्शा रहा है? कैपिस्टन नट को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है लॉकिंग विधि। अब लॉकिंग विधि क्या रहती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स बोल रहा है जिन स्थानों पर अधिक कंपन होती है वहां नट के खुल जाने का भय रहता है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए निम्नलिखित लॉकिंग विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या रहता है कि कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहां पर वाइब्रेशन होता है, तो वहां पर क्या रहता है? हमारा बोल्ट वगैरह बहुत हिलता है। तो क्या रहता है? वहां पर हमारे नट वगैरह के खुलने के चांसेस हो जाते हैं। तो नट खुले ना, उसके लिए कौन कौन सी लॉकिंग विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली विधि आ जाती है हमारी लॉक नट। अब लॉक नट क्या रहता है? तो बोल रहा है इस विधि में स्टैंडर्ड नट को कसने से पूर्व एक दूसरा नट कस दिया जाता है जो साधारण नट से पतला होता है। इसकी मोटाई साधारणतः 2/3D या 3/4D होती है। इसकी साइडें 30 डिग्री पर चैम्फर होती हैं। यह नट स्टैंडर्ड नट को ढीला नहीं होने देता है। लॉक नट की मोटाई की बात करें तो 0.6D से 0.8D तक होती है। इसे चेक नट भी कहते हैं। लॉक नट का दूसरा नाम क्या है? इसे चेक नट भी कहते हैं। इस नट की दोनों साइडें चैम्फर होती हैं। तो आप ये लॉक नट है, लॉकनट का डायग्राम आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डायग्राम भी कभी कभी पेपर में डायरेक्ट इसका डायग्राम बना के पूछ लेता है कि हमारे कौन से नट को दर्शा रहा है। तो ये हमारे लॉकनट को दर्शा रहा है। लॉकनट को चेक नट भी कहते हैं। इस नट की दोनों साइड चैम्फर होती हैं। मोटाई की बात कर लेते हैं तो मोटाई 0.6 से 0.8D तक होती है, और 30 डिग्री पर चैम्फर किया होता है। अब क्या रहता है कि इस विधि में क्या करते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा मेन नट है उसको लगाने से पहले एक दूसरा नट कस दिया जाता है, फिर उसके बाद हमारे मेन नट को लगा दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है? इसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है और हमारा नट के खुलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये हमारे लॉक नट का यूजेस है। अब दूसरा लॉकिंग नट कौन सा आ जाता है हमारा? दूसरा आ जाता है कैसल नट। अब कैसल नट क्या रहता है? कैसल नट को कैस्टल नट भी बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो बोल रहा है यह भी हेक्सागोनल नट के आकार जैसा होता है। कैसा रहता है? हेक्सागोनल नट के आकार जैसा होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके हेड पर एक कॉलर बनी होती है जिसमें झिर्रियां कटी होती हैं। मतलब हेड पर क्या रहता है? कॉलर बनी होती है जिस पर झिर्रियां वगैरह कटी होती हैं। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले बोल्ट में एक सुराख होता है। मतलब इसके लिए जब हम किसी बोल्ट का यूज करते हैं तो उस बोल्ट में क्या रहता है? एक सुराख कर देते हैं। नट को पूरी तरह से कसने के बाद झिर्री और सुराख में एक स्प्लिट पिन के मुंह को फैलाकर नट को लॉक कर दिया जाता है, जिससे नट के खुलने का भय नहीं रहता है। कैसल नट M4 से M60 तक साइजों में मिलते हैं। कैसल नट कहाँ तक मिलते हैं? M4 से M60 तक तो मिलते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा क्या रहता है? ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा हमारे कैसल नट का। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स? हमारे बोल्ट में सुराख कर देते हैं जब हम इसको कस देते हैं। तो अब क्या रहता है? बोल्ट में हम एक स्प्लिट पिन को फंसाकर उसके टेल को दाएं बाएं फैला देते हैं। तो पिन लगाकर कस देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या रहता है? हमारे बोल्ट के ढीला होने के, नट या बोल्ट के ढीला होने के कोई चांसेस ही नहीं रहते। तो वहां पर हम कैसल नट का यूज करते हैं। ये आप दिख रहा होगा इस पर ये स्लॉट वगैरह कटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है स्लॉटेड नट। अब स्लॉटेड नट क्या रहता है फ्रेंड्स? इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है यह भी कैसल नट की भांति होता है।
अंतर केवल इतना होता है कि इसमें कॉलर नहीं होती है। कितना अंतर रहता है इसमें स्लॉटेड नट में, कि इसमें कॉलर वगैरह नहीं होती है, इसलिए ये आम लॉकिंग नट से कमजोर होते हैं। मतलब जो स्लॉटेड नट रहते हैं आम लॉकिंग नट से थोड़े कमजोर होते हैं। ये नट के ऊपरी भाग पर आमने सामने स्लॉट कटी छेद होती है, सॉरी इसके आमने सामने नट की स्लॉट कटी होती है, और बोल्ट में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। कसने के बाद जब स्लॉट छेद की सीध में आ जाए तो स्प्लिट पिन को फंसाकर पिन के टेल को दाएं बाएं फैला देते हैं। तो ये हमारे स्लॉटेड नट्स के डायग्राम को दर्शा रहा है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्प्लिट पिन नट। अब स्प्लिट पिन नट क्या रहता है, बोल रहा है यह नट साधारण नट की भांति होता है। इस नट को बोल्ट पर कसने के बाद नट के हेड व बोल्ट के मध्य में 3/16 डाया का सुराख करके एक स्प्लिट पिन के फंसाकर टेल को दाएं बाएं फैला दिया जाता है, जिससे इसके खुलने का भय नहीं रहता। तो फ्रेंड्स ये भी आप डायग्राम आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हमारे कौन से डायग्राम को दर्शा रहा है, हमारे स्प्लिट पिन नट को दर्शा रहा है। इसमें क्या रहता है, ये आप ये दिख रहा है, ये हमारा नट है, ये हमारा बोल्ट है। जब ये इसकी सीध में आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्प्लिट पिन है, ये स्प्लिट पिन को फंसा देंगे। ये फंसा दिया है और इसके जो टेल है इसको दाएं बाएं फैला देते हैं। ये दाएं बाएं फैला देते हैं तो इससे क्या रहता है, ये ढीला वगैरह नहीं हो पाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है साइमंड्स लॉक नट। अब साइमंड्स लॉक नट क्या रहता है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है इस नट के ऊपरी भाग में एक कॉलर बनी होती है। इस नट, ये जो नट रहता है इसके ऊपरी भाग में क्या रहती है, एक कॉलर बनी होती है। इस कॉलर के साथ नायलॉन या फाइबर की एक बासर लगी होती है। इसके साथ जो कॉलर रहती है उसमें क्या रहती है, नायलॉन या फाइबर की बासर लगी होती है, जिसका भीतरी व्यास बोल्ट के कोर डायामीटर से छोटा होता है। जिसका भीतरी व्यास रहता है बोल्ट के कोर डायामीटर से छोटा होता है। जब नट को कसते हैं तो बोल्ट का एंड इस कॉलर वाली रिंग में चूड़ी काटता है, जिससे यह रिंग बोल्ट की चूड़ियों को मजबूती से पकड़ लेता है और नट के ढीला होने का भय नहीं रहता है। इसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। जो साइमंड्स लॉक नट रहता है, सबसे पहले तो आपको इसका अदर नाम याद रखना है। साइमंड्स लॉक नट को हम सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। कौन सा नट कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। अब इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, नायलॉन या फाइबर की बासर रहती है। अब उसको क्या करते हैं हम, जब बोल्ट पर कसते जाते हैं तो वो हमारी बासर और टाइट होती जाती है। तो इस प्रकार नट के बगैर ढीला होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब आ जाता है बिल्स या स्वान नट। अब बिल्स या स्वान नट क्या रहता है, तो इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है इस नट के साइड में, ये जो नट रहता है इसके साइड में नट के मध्य एक स्लॉट कटी होती है। नट के मध्य क्या रहता है, एक स्लॉट वगैरह कटी होती है। इस स्लॉट के ऊपरी भाग पर फिट किए जाने वाले स्क्रू में कुछ बड़े व्यास का क्लियर होल किया होता है। मतलब इसमें जो फिट किया जाने वाला स्क्रू है उसमें क्या करते हैं, क्लियर साइज का होल कर देते हैं। नट को कसने के बाद स्लॉट पर लगे स्क्रू को कस देते हैं। नट को कसने के बाद क्या करते हैं हम, स्लॉट पर जो स्क्रू लगा है उसको कस देते हैं, जिससे नट का ऊपरी भाग कुछ दब जाता है और चूड़ियों की घर्षण बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके खुलने का भय नहीं रहता। तो ये हमारे कौन से नट को दर्शा रहा है, ये हमारे बिल्स या सॉन नट को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा, इसको हमने कस दिया है वहां पर। ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इस स्क्रू को हम अच्छे से कस देते हैं, जिससे क्या रहता है, चूड़ियों की घर्षण बढ़ जाती है और हमारा नट लॉक हो जाता है। नट के खुलने के चांस नहीं रहते। तो बिल्स या स्वान नट, बिल्स नट का दूसरा नाम है स्वान नट, या स्वान नट का दूसरा नाम है विल्स नट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पिन लॉकिंग। अब पिन लॉकिंग क्या रहता है फ्रेंड्स, पिन लॉकिंग भी एक बार आप देख लीजिए। बोल रहा है इस विधि में नट को कसकर उसकी एक पहल के साथ सटाकर एक पिन या बिना हेड वाला स्क्रू लगा दिए थे, जिससे इसके खुलने का भय नहीं रहता। तो पिन लॉकिंग कुछ नहीं रहती फ्रेंड्स। जैसे नट को एक, जैसे नट की कोई एक साइड है, जैसे दो नट पास पास लगे हैं, उन दोनों को कसना है तो दोनों की पहल के साथ सटाकर दोनों तरफ से उसको कसकर एक हेड वाला या बिना हेड वाला स्क्रू लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है, इसके खुलने वगैरह का भय नहीं रहता है। तो पिन लॉकिंग में इतना कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा बॉसर। ये भी हमारा कौन सा फास्टनर है, अस्थायी फास्टनर है। मतलब इसको हम आसानी से हटा सकते हैं व खोल सकते हैं। तो बासर क्या होता है, बासर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बोल रहा है किसी पार्टों को नट द्वारा कसते समय और नट के दबाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, मतलब कोई पार्ट है उसे कसते समय और नट के दबाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक गोलाकार पत्ती नट के नीचे लगाई जाती है, जिसे बासर कहते हैं। फ्रेंड बासर आप सभी ने देखा होगा, एक गोलाकार पतली सी पत्ती रहती है, जिसे हम नट के नीचे लगा देते हैं तो उससे हमारा नट टाइट वगैरह हो जाता है, जिससे उसके खुलने का भय नहीं रहता है। बासर प्रायः धातु की सीट से बनाई जाती है, जिसके सेंटर में एक सुराख बनाया जाता है। कार्य के अनुसार फेरस और नॉन फेरस धातुओं की बासर बनाई जाती है। मतलब कार्य के अनुसार लोहे की भी, और जैसे हमारा तांबा पीतल हुआ इसकी भी बासर बनाई जाती है। तो बासर के प्रकार देख लेते हैं। तो बासर के प्रकार में पहला आ जाता है हमारा प्लेन बासर। अब प्लेन बासर क्या रहती है,
बोल रहा है इस प्रकार की वाशर प्रायः गोलाकार की होती है जिसके सेंटर में सुराख बना होता है। प्लेन वाशर गोलाकार की रहती है, सेंटर में सुराख बना होता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इस वाशर का मुख्य प्रयोग नट के नीचे स्पर्श के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो प्लेन वाशर रहती है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नट के नीचे स्पर्श के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह वाशर प्राय माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। प्लेन वाशरें मशीनिंग या पंचिंग द्वारा बनाई जाती है। जो प्लेन वाशर रहती है मशीनिंग द्वारा भी बना सकते हैं, मतलब मशीनों के द्वारा, या पंचिंग द्वारा, पंच की चोट मारेंगे तो उसमें गोल सुराख हो जाएगा, तो उसके द्वारा भी बनाते हैं। क्या बोल रहा है, मशीन की हुई बांसुरी एक या दोनों साइडों में 30 डिग्री पर चैम्फर होती हैं। जो मशीन की हुई बांसुरी रहती है वो 30 डिग्री पर चैम्फर होती हैं। पंच की हुई बांसुरी चैम्फर नहीं होती। अब पंच की हुई बांसुरी कैसे चैम्फर होंगी, फिर हम पंच से डायरेक्ट अगर होल कर रहे हैं तो वो चैम्फर तो होंगी नहीं। मशीन की हुई बांसुरी मशीन की ये कंपोनेंट्स की असेंबली में प्रयोग की जाती है। मतलब जो बांसुरी मशीन की होती हैं उन्हें मशीनों के काम में यूज करते हैं। और पंच की हुई बांसुरों का प्रयोग प्राय स्ट्रक्चर कार्यों के लिए, मतलब जो पंच की हुई बांसुरी रहती है उनका प्रयोग प्राय स्ट्रक्चर कार्यों के लिए किया जाता है। अब इसको कितने डिग्री पर चैम्पर किया जाता है, तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो 30 डिग्री पर इसको चैम्पर किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन वाशर, सॉरी फ्रेंड्स, प्लेन वाशर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपको प्लेन वाशर दिख रहा होगा, ये इसका भीतरी डायामीटर हो गया, ये बाहरी डायामीटर हो गया। तो क्या बोला है, प्लेन वाशर का व्यास, प्लेन वाशर का व्यास कितना रहता है, 2D प्लस 3 mm। ये बाहरी व्यास को बता रहा है। प्लेन वाशर की मोटाई की बात करें तो टी बराबर रहता है D/8 इंच। और प्लेन वाशर का व्यास इंच में, तो प्लेन वाशर का व्यास इंच में रहता है 2D प्लस 1/8 इंच। कितना रहता है, 2D प्लस 1/8 इंच। तो ये आपको प्लेन वाशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे प्लेन वाशर का बाहरी व्यास, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ये फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आ जाती है स्प्रिंग वाशर। अब स्प्रिंग वाशर क्या रहती है, बोल रहा है इस प्रकार की वाशर प्राय कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। किसकी, कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। इसमें दो सिरे होते हैं जिनमें एक सिरा ऊपर की ओर और दूसरा सिरा नीचे की ओर मुड़ा होता है। पहला सिरा ऊपर की ओर मुड़ा होता है, दूसरा सिरा नीचे की ओर मुड़ा होता है। नीचे इस प्रकार की वाशर प्राय वहां पर प्रयोग में लाई जाती है जहां पर अधिक कंपन या झटके लगने से नट के ढीला होने की संभावना रहती है। तो जो हमारी स्प्रिंग वाशर रहती है उसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक झटके लग रहे हैं या नट के खुलने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर किस वाशर का यूज करेंगे, स्प्रिंग वाशर का। ऐसे स्थानों पर इस वाशर को लगाने से नट को टेंशन मिलती है। ऐसे स्थानों पर क्या रहता है फ्रेंड, इस वाशर को लगाने से क्या रहता है, नट को टेंशन मिलती है और वह ढीला नहीं होने पाता है। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास 1.8D होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास कितना रहता है, तो 1.8D होता है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारी स्प्रिंग वाशर के डायग्राम को दर्शा रहा है। एक सिरा ए है, एक सिरा ए है। तो इसको क्या करते हैं, बोल्ट के या नट के साथ कस देते हैं, जिससे हमारा नट के ढीला होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आती है टैप वाशर। अब टैप वाशर क्या रहती है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए टैप वाशर का। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको टैप वाशर का। क्या बोल रहा है, इस वाशर का एक सिरा जॉब की सतह के साथ 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। इस वाशर का क्या रहता है, एक सिरा जॉब की सतह के साथ कितने डिग्री, 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है, जबकि एक तरफ से उसे नट की सतह के साथ ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं जिससे नट लॉक हो जाता है। इसका प्रयोग ऐसे नट को लॉक करने के लिए करते हैं जो जॉब के किनारे पर फिट हो। मतलब इस नट का प्रयोग ऐसे नट को लॉक करने के लिए करते हैं जो जॉब किनारे पर फिट हो, तो वहां पर कौन सी वाशर का यूज करेंगे, टैप वाशर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आता है टूथ हेड वाशर। अब टूथ हेड वाशर क्या रहती है, बोला इस वाशर पर खांचे बने होते हैं। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट या बोल्ट को कसने के बाद झटके आदि से खुलने का चांस हो, वहां पर टूथ हेड वाशर का यूज करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल वाहनों में किया जाता है। ऑटोमोबाइल वाहनों में कौन सी वाशर, टूथ हेड लॉक वाशर का यूज किया जाता है। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट वाशर टेपर्ड वाशर। अब टेपर्ड वाशर क्या रहती है, बोला है यह वाशर टेपर में होती है। यह वाशर प्राय ऐसी स्ट्रक्चरल असेंबली में प्रयोग में की जाती है जहां पर सरफेस टेपर में हो, जैसे चैनल, जैसे कोई चैनल है, चैनल वगैरह रहता है ये जिनकी सरफेस टेपर वगैरह रहती है, तो वहां पर टेपर वाशर का यूज करते हैं। यह बोल्ट के हेड या नट के होल के साथ समकोण में स्थान देने के लिए सहायक होती हैं। होल बोल्ट के हेड के साथ किसमें, समकोण मतलब 90 डिग्री में सहारा देने के लिए उपयोग होती हैं। नोट क्या बोला है, फाइबर वाशर का उपयोग असेंबली को लॉक करने के लिए नहीं किया जाता है। जो फाइबर वाशर रहती है उसका प्रयोग कभी भी असेंबली को लॉक करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये बात अब या ये नोट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फास्टनर चैप्टर की सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स मैं आपको चाहूँ तो एक वीडियो में ही पूरा फास्टनर
पढ़ा सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड मैं एक वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एक वीडियो अगर 2 घंटे की डालूंगा तो आप 2 घंटे उसको नहीं देख सकते, लेकिन जो 24 से 25 मिनट की वीडियो है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ये था इसका पार्ट 2। तो फ्रेंड जल्दी ही हम इसका पार्ट 3 अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए जय हिंद।